हाय फ्रेंड्स, तो अभी अपन लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 40 मार्क्स का टोटल। चलो अगेन काफ़ी आसान चैप्टर है। सी एसएम का सिलेबस ही काफ़ी आसान है क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। काफ़ी स्टूडेंट्स को लाइटली लेते हैं, बट एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जितना पढ़ने के लिए वो आसान है उतना लिखने के लिए नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आसान है, बट इफ आई आस्क यू टू राइट समथिंग दैट इज बिकम डिफिकल्ट, सो डोंट टेक इट लाइटली, है ना। एटलीस्ट एमसीक्यू बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। चलो आइए ना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। देखो मीनिंग दिया पहले। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स टेकन बाय कंपनीज टॉप मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या था? इम्पोर्टेंट, करेक्ट ना। तो कंपनी के जो स्ट्रैटेजी है उसका फॉर्मुलेशन करना, गोल का फॉर्मुलेशन करना ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये काम कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करता है। और इसमें क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड गोल। It aims at providing overall a direction to the organization and specifying organization objectives, developing policies, plan designed to achieve these objectives, allocating resources to implement the plan. All this required careful analysis of vision, mission, objective, goal, resources and in-depth analysis of एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसमें से काफ़ी सारे अपन पॉइंट्स पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, करेक्ट ना। जैसे रिसोर्सेज कौन से रहते हैं, विजन, मिशन, ये अपन सब पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका से एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के देता हूँ। done by top management। इसमें क्या क्या होगा? फॉर्मुलेशन ऑफ ठीक है, ऐसा लिखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्लान। अभी ये स्ट्रैटेजी एंड प्लान क्यों फॉर्मुलेट करना है, क्यों करना है? व्हाट इज द रीजन? टू गिव डायरेक्शन, then specifying the objectives, policies, plan to give direction, specify organization, objective and plan, ठीक है। बस, एंड बाकी तो सिंपल है। उसके लिए रिसोर्सेज कैसे यूज़ करना है, बाकी ठीक है। तो ये इतना आप लिख के रखना कि दिस इज द टास्क, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड इट इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट। इट इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिचुएशन एनालिसिस। अभी ये मतलब क्या, देखो इसको मतलब है एनवायरमेंटल एनालिसिस। हम बोलते हैं ना कि सिचुएशन देख के डिसाइड करना चाहिए क्या करना है। जैसे कोविड की वजह से अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बहुत सारे हर एक बिजनेस का काम करने का तरीका ही बदल गया।
तो सिचुएशन एनालिसिस मतलब क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, मोस्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको आप एनालाइज करो एंड अकॉर्डिंगली आपको ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, गोल सेटिंग जो भी है वो उसके हिसाब से करना है। देखो, बिफोर डेवलपिंग एनी स्ट्रेटेजी द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज कैरिंग आउट सिचुएशन एनालिसिस। अ सिचुएशन एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस is an essential component of any strategy formulation and it has to be assured that such analysis is conducted periodically to keep the strategies up to date। yes, मतलब यहाँ पे आपको इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज हो गए, फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से रेस्टोरेंट का बिजनेस करने का तरीका ही बदल गया, करेक्ट ना। रेस्टोरेंट में लोग 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, मोस्टली टेक अवे चालू है, पार्सल चालू है, पहले मतलब होटल में आना अलाउड नहीं था, तो बिजनेसमैन को पूरे उनके स्ट्रैटेजीज बदलने पड़े। उनके पास इतने सारे एम्प्लॉय थे, उनको पूरा प्रॉपर मैनेज करना पड़ा, करेक्ट ना। सो ये सभी चीज़ें, काफ़ी सारे एम्प्लॉय गाँव से आए नहीं कोविड के डर के मारे, जैसे जो पूना में होता आएंगे बट आउट स्टेशन काफ़ी लोग नहीं आए हैं, तो ऐसे सारे बिजनेस में, हर एक बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है, करेक्ट। जैसे मेरा भाई इंटीरियर है, तो उसके सब लोग यूपी और बिहार से है, तो उसमें से 50% लोग पुणे में आए, अभी 50% नहीं आए ड्यू टू कोविड। तो जब तक ये कोविड का लस नहीं आएगा, ये इकोनॉमी लाइन पे आना बहुत मुश्किल है पूरे इंडिया में, क्योंकि लोग डर डर के जो है उसी सिटी में, उसी स्टेट में वो रह रहा है। तो कंपनीज को एम्प्लॉय का शॉर्टेज क्रिएट होगा, किसी जगह पे एक्सेस होगा। गांव खेड़े में नाउ देर आर मोर एम्प्लॉयज़, जो लोग सिटी में काम करने गए थे वो गाँव आ गए, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए एंड सिटीज़ में, इंडस्ट्री में कम हो गए, तो ये उसका आपके प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा। रिसोर्सेज कम ज़्यादा होते हैं ना, फिर ये होगा। गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए, तो छोटा भी चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, पीपल चॉइस एंड करेक्ट ना, क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर आपका प्रोडक्ट वैसा है तो नेचुरली आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट होता है, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा और ये पीरियडिकली करना पड़ेगा। वो पीरियड क्या कि डिफाइन नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरे कंपनी के लिए रिव्यू एक कंपनी के बाद 1 महीने का लेना या 2 महीने या 3 मंथ्स। बड़ा कंपनी है तो यू नीड मोर रेगुलर, छोटा कंपनी है तो फ्रीक्वेंट रिव्यू इज ओके। A complete situation analysis focuses on 4 areas: the problem, the people, the broad context and the factors। ठीक है, सो लिखो हेडिंग, सिचुएशन एनालिसिस और तो जब अपन एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे तो 4 एरिया में आपको काम करना पड़ेगा। पहला पीपल, देन प्रॉब्लम, द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट एंड फैक्टर्स। अभी अगर आपने कभी पहले एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ा रहेगा तो वही फैक्टर्स है, बट ये अलग नाम से दिया है, तो इसके अंदर के कंटेंट वही है, खाली जो हेडिंग्स है उसका नाम बदल दिया। अभी मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, द प्रॉब्लम इज सिविरिटी एंड इट्स कॉजेस, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उससे क्या क्या रिस्क अराइज हो रहा है और उसका अपने बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कोविड की वजह से काफ़ी सारे बिजनेस अफेक्ट हुए, स्पेशली एंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ना, फिर होटल इंडस्ट्री, फिर एजुकेशन इंडस्ट्री एंड बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप। तो ये 3 मेजर हिट इन इंडस्ट्री को हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। तो अगर आप उस इंडस्ट्री में है तो आपको कुछ दूसरा करना लॉजिकली बेटर काम है अभी।
क्योंकि ये इंडस्ट्री अगेन उठने के लिए टाइम लगने वाला है, इतना आसान नहीं है, करेक्ट ना। जैसे पुणे बहुत सारे हॉस्टल्स है, अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो खोल दिया है सॉरी, लेकिन लोग बाहर से आएंगे नहीं डर के मारे ड्यू टू कोविड। तो दिस आर द चैलेंजेस एज अ बिजनेसमैन। मतलब गवर्नमेंट ने अनलॉक भी कर दिया तो भी लोग अभी परचेस करने को रेडी नहीं है, लोगों की इनकम बहुत कम हो गए, काफ़ी सारे लोग जॉबलेस हो गए। मैं परसों देख रहा था आर्टिकल, कुछ 57% पीपल विल लूज जॉब ड्यू टू दिस कोविड, ऐसा है। मतलब 100 में से 57% लोगों का जॉब जाने वाला है, मतलब या जा रहा है जो भी अगले 6 महीने में, बिकॉज इकोनॉमी पूरा हिला हुआ है ना कोविड की वजह से। एंड अभी अनलॉक भी किया है तो भी लोग खरीद नहीं करते, लोग जो नेसेसरी वही खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि ये कोविड आगे ना आ गया तो लोग अभी बहुत होशियार हो गए। पीपल आर नॉट स्पेंडिंग ऑन देयर लग्जरीज, दे आर स्पेंडिंग ओनली ऑन नेसेसिटीज। सो दीज आर द प्रॉब्लम एरियाज। तो अगर आपका बिजनेस परफ्यूम का है तो लग्जरीज कार का है तो फिर बहुत डेंजर हिट पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें लोग बाद में लेते हैं। दिस थिंग्स कैन बी पोस्टपोन, एंड यही हुआ, ऑटोमोबाइल का सेल्स बहुत कम हो गया। तो टोटल 57% पीपल विल लूज जॉब ड्यू टू कोविड इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ। ऐसा मैंने कल पेपर में आर्टिकल आया था, पेपर या टीवी पे देखा था मैंने, बहुत बड़ा है। 57 मतलब कितने हो गए, 100 में से 57 लोग। स्पेशली होटल इंडस्ट्री में तो काफ़ी लोगों के जॉब गए, क्योंकि होटल ही बंद है तो क्या करेंगे, और होटल में स्टाफ बहुत लगता है, 60-70 स्टाफ लगता है कि होटल में। तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो स्कूल बस के वैन ड्राइवर है, काका वो जो है सबके जॉब चले गए, करेंगे क्या, स्कूल ही बंद है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। ओके, पीपल मतलब पोटेंशियल स्टेक होल्डर, कि अपने को पैसा वो दे रहे, तो अपना जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसमें उनका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या रहता है कि आपने उनका पैसा सही तरह से यूज़ करना चाहिए, उनको गुड रिटर्न देने चाहिए। तो ये देखना है कि अपन अपना स्ट्रेटेजी ऐसा हो कि जिससे इनफ प्रॉफिट मिले, सो दैट वी कैन गिव देम बेटर रिटर्न्स। द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम प्रिविल, मतलब प्रॉब्लम कौन से एरिया में आ रहे हैं वो सब। एंड फैक्टर्स का मतलब है किस के वजह से आपने को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, करेक्ट ना, तो दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से आपके बिजनेस में चेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल लेवल चेंज हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि ऐसे फैक्टर मतलब रिसोर्सेस, कैसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल? इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है इट कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग प्रॉपर एक्शन, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल। You cannot control government policy, you cannot control competition, you cannot control people choice, you cannot control new competitor, correct ना, you cannot control technological advancement, you cannot control new laws। जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट बार बार बदल जाता है, पहले बीजेपी था, अभी कांग्रेस आ गया, तो पूरे रूल्स वहाँ पे वो चेंज कर देते, पूरा सत्यानाश कर देते हैं। तो जो बीच में बिजनेस में वो सबसे बुरे फंसते हैं। उनको काम मिला है जब बीजेपी थी, अभी कांग्रेस आ गया तो उनसे इसमें से काम छीना जाता है, एंड कांग्रेस का जो पहचान वाला वेंडर है उनको दिया जाता है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको, ये उल्टा भी होता रहेगा, दोनों तरफ से ऐसा होता ही है ना, हर एक जगह पे फेवरेटिज्म चलेगा ही, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये आपने थिंक पढ़ाई है, ठीक है। चलो आगे। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। पहला, प्रोडक्ट सिचुएशन। इट रिलेट्स विद द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड बाय द बिजनेस एट प्रेजेंट, इट मे बी फर्दर बी सबड इनटू कोर प्रोडक्ट एंड एनी सेकेंडरी एंसिलरी प्रोडक्ट। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ड्यू टू कोविड, मेरा एक भाई है, उसका बुक का शॉप है ना, कोल्हापुर में है, उसका बुक का बहुत बड़ा शॉप है। अभी कोविड की वजह से स्कूल ही बंद हो गए, तो वहाँ पे उसने अभी बिस्किट्स वगैरह ऐसे खाने पीने की चीज़ें बेचना चालू किया है। तो उसका जो कोर प्रोडक्ट था बुक सेल, वो कोविड की वजह से बंद हो गया। नाउ ही हैज़ टू शिफ्ट ऑन, फोर्सफुली हैज़ टू शिफ्ट ऑन अनदर बिजनेस, क्योंकि घर कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सपोर्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये दिया है। वाइल डूइंग सो
the needs of customer should be taken into account. This is so because nowadays consumer is a key, therefore everything needs to be tailor made to the requirement of the consumer. तो काफ़ी लोग मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो उनका मेन प्रोडक्ट तो ये रहता है और एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बना के रखते हैं ताकि जो मेन प्रोडक्ट लेगा वो ये भी प्रोडक्ट ले सकता है, कोई अड़चन नहीं है, करें ना कनेक्टेड, तो उसको बोलते हैं सब प्रोडक्ट। सब मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट, एंसिलरी प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट, करें ना, क्योंकि मेन प्रोडक्ट अपना कस्टमर खरीद रहा है तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट भी खरीद सकता है उसी कंपनी का अगर है तो। अगर उसको ब्रांड पसंद आ गया एंड मेन प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उस प्रोडक्ट ने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो भी वो खरीद सकता है, कोई अड़चन नहीं है। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा एंड मैकडी, उन्होंने अभी तक वड़ा पाव लॉन्च नहीं किया है, बट सपोज इमेजिन करो उन्होंने अगर वो लॉन्च किया तो नेचुरली कस्टमर लेगा क्योंकि उनका प्राइमरी प्रोडक्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, मार्केट में अच्छे से इस्टेब्लिश है, तो फिर वो वड़ा पाव बेचने के लिए उनको अलग से गुडविल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट प्राइमरी प्रोडक्ट विल हेल्प देम टू जनरेट मोर रेवेन्यू। तो इसको हाईलाइट करो। या सपोर्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। नाउ व्हाट इज सपोर्टिंग प्रोडक्ट? एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, ठीक है ना, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, ठीक है ना, तो जब तक उसकी वारंटी है उसको सर्विस कंपनी देती है। वारंटी ख़त्म होने के बाद उसको पता नहीं तक कहाँ पे जाना है, वो लोकल वेंडर जाके टीवी टेप सब रिपेयर करता है। अगर आपने वहीं पे रिपेयरिंग का स्टार्ट किया तो यू कैन स्टिल हैव दैट कस्टमर आफ्टर 2 years या 1 year, जो भी है, मतलब हम प्रोडक्ट सेलिंग में भी और रिपेयरिंग में भी आ गए, तो इसको बोलते हैं सपोर्टिव सर्विसेज। मेरा मेन काम एसी बेचने का ही है और उसको वारंटी कंपनी देती है, और जहाँ पे कंपनी की वारंटी खत्म होती है अपना खुद का और एक शॉप है, खुद का ही है, जहाँ पे हम आपको रिपेयरिंग की भी सर्विस देंगे, तो कस्टमर और खुश होगा और उसका भरोसा अपने पे कायम रहेगा क्योंकि अरे इन्होंने अपने को सेल किया, ये अपने को आफ्टर से सर्विस देंगे, अच्छा, और अपन भी देंगे क्योंकि उसने अपने से प्रोडक्ट खरीदा है। अगर उसको वहाँ पे हम ख़राब सर्विस देंगे तो अपना प्रोडक्ट खरीदाओगे नहीं, तो ये वाइस वर्सा काम करता है। मेन प्रोडक्ट अच्छा है तो सेकेंडरी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन सेकेंडरी खराब किया तो मेन को भी हिट उसका होता है ना। तो ये थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए बेटर रहता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सिचुएशन। दूसरा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अब ये क्या है सर? दिस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस टू आइडेंटिफाई क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर एज कम्पेयर टू योर ओन and the area in which they have strong hold and characteristics of customer segment that are attracted by the competitor। मतलब यहाँ पे आपको competitor को एनालाइज करना पड़ेगा। सो कैसे एनालाइज करेंगे? अपना प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट। अपन जब कोई मार्केट में नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, हाउ दे रिएक्ट ओवर स्ट्रैटेजी, अपने ऑफर्स क्या है, उनके ऑफर्स क्या है, उनके प्रोडक्ट में क्या बेटर है एज कम्पेयर टू आवर प्रोडक्ट, या अपने प्रोडक्ट में क्या बेटर है एज कम्पेयर टू देयर प्रोडक्ट। ऐसे दोनों तरह से आपको एनालाइज करना है और आपको ये भी चेक करना है कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों है मार्केट में, व्हाट आर द एरियाज इन विच दे आर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अस, तो वो भी देखना आपको ज़रूरी है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटर फैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉजिक बताता हूँ, ये मैंने आपको शायद बताया है, अभी सब बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, तो जब भी अपन कपड़े खरीदते हैं we are looking for 2 things। One, we want maximum discount and we want quick delivery। अगर डिलीवरी शेड्यूल 8 दिन का है, 10 दिन का है, 12 दिन का है, तो डिस्काउंट कितना भी अपन खरीदते नहीं। तो कंपनी का जो सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट्स नीड टू बी वेरी वेरी पावरफुल। आपके जो कुरियर कंपनी, उनके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, उन्होंने टाइमली पिक एंड टाइमली ड्रॉप सर्विस देना चाहिए। कस्टमर, आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ऐप है जिस पे कस्टमर को पता चलता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे आया है, वहाँ पे वो हर जगह पे अपडेट होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट यहाँ से निकला है, यहाँ पे आया है। जैसे अमेजॉन, मिंत्रा, तो आप शॉपिंग करते हैं तो यू कैन ट्रैक योर प्रोडक्ट कि कहाँ पे पहुँचा है। सो दैट गिव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन कि अरे मेरा प्रोडक्ट प्रोसेस में है। नहीं तो बहुत कॉल करेगा कंपनी को, कब आएगा कब आएगा। इवन दो यू से हिम 10 days, स्टिल ही विल कॉल यू आफ्टर 5 days। सो क्या स्टेटस है मेरे प्रोडक्ट का, मैं जानना चाहता हूँ। वैसे कितने कॉल आप हैंडल करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपडेट ही नहीं हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो कंज्यूमर हैरास होगा, वो लेगा नहीं आपका प्रोडक्ट। सो दैट नीड टू बी मैनेज प्रॉपरली। The external and internal environment factor need to be taken into account. This includes economic, sociological factor that impact the performance. Yes,
तो ये कौन से फैक्टर है? फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से इकोनॉमी पूरा डिप्रेशन, मतलब जीडीपी अपना नेगेटिव हुआ है, बहुत डेंजर बात है। तो इस सीज़न में ऐसे की सिचुएशन, नया बिजनेस स्टार्ट करना इट्स ए ह्यूज चैलेंज। तो जब इकोनॉमी बूम में रहता है, वहाँ पे प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा रहता है, तो उस समय आप बिजनेस स्टार्ट करो, अक्लमंदी का काम है। बट जब इकोनॉमी डिक्लाइनिंग स्टेज में है, रिसेशन के डायरेक्शन तरफ जा रहा है, तो नया बिजनेस करना इतना आसान नहीं, वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो आपके लिए क्या होगा? बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये आपको समझ के काम करना है। एंड अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको करना पड़ेगा शॉर्ट एनालिसिस, जो नीचे अपन पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। नीचे देखो शॉर्ट एनालिसिस है, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, कि आपने स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक काम करते हैं, पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। शॉर्ट का डिस्कशन पेंडिंग है, वो मैं नीचे करने वाला हूँ, वो आने वाला पॉइंट, तब तक बाकी अपन लिख लेते हैं। तो इसका डायग्राम बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। पहला है प्रोडक्ट सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी लास्ट, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है ना। इसमें पहला है प्रोडक्ट सिचुएशन। ना प्रोडक्ट सिचुएशन में अपने को क्या देखना है, इट शुड मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, बस उतना इसमें बोला है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको, एनालाइज कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी एंड, करेक्ट ना, उनका स्ट्रेटेजी क्या आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन ठीक है, देन मार्केट शेयर देखो कितना है, कहाँ पे उनका डोमिनेंस है, कहाँ पे अपना डोमिनेंस है, तो कैसे अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या इश्यूज है जिस पे अपने को काम करना पड़ेगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके लिए आपको चाहिए रिव्यू सिस्टम, एंड मेरे तरफ से एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग IT सपोर्ट एंड नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग मतलब आपके जो चैनल पार्टनर्स है, जो प्रोडक्ट कलेक्ट करते सप्लायर से कंज्यूमर को पहुंचाते हैं, आपने वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, जितने भी है, दे हैव कॉन्ट्रैक्ट विद दिस बिग कुरियर कंपनीज। वंस यू प्लेस द ऑर्डर, दैट कुरियर गाय विल गो टू सप्लायर, ही विल टेक प्रोडक्ट फ्रॉम देयर एंड ही विल गिव इट टू यू। तो ये पूरा आपको ऑनलाइन इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि सप्लायर जैसे प्रोडक्ट पैक करके रेडी करेगा, वो कंपनी को समझ में आता है कि उसके जो कुरियर कंपनी, फिर कुरियर कंपनी का बंदा कलेक्ट करता है, एंड जैसे वो स्कैन करता है आपको पता चलता है कि योर प्रोडक्ट इज शिफ्ट, एंड फिर वो धीरे धीरे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये सभी मतलब आपने को सब लिंक करना पड़ेगा, अपना वेबसाइट, उनका वेबसाइट, सप्लायर का वेबसाइट, तो ये सब इंटीग्रेटेड होता है, जिससे एक दूसरे को अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी सपोर्ट सिस्टम वो सबसे बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी तो रिव्यू वगैरह ठीक है, बट ये मेरी हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। उसमें दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट एक्सटर्नल ज़्यादा बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इशू मतलब मार्केट में क्या क्या नई चीज़ें अपन कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो ये लास्ट पॉइंट है। चलो ठीक है, तो ये आप उसको अपन देखेंगे आगे शॉर्ट एनालिसिस में। नाउ अभी सिचुएशन एनालिसिस का फ़ायदा क्या है। तो द फॉलोइंग क्वेश्चन में ब्रिंग आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, मतलब वो ये अपन जो प्रोसेस करेंगे जहाँ पे अपन ये फैक्टर्स का स्टडी करेंगे। सी इन सिंपल वर्ड्स, यू आर स्टडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो उसका फ़ायदा क्या होगा और वो कैसे पता चलेगा कि वो इफ़ेक्टिव है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपका जो एक्सटर्नल एनालिसिस आपने जो किया है, जिसको यहाँ पे नाम दिया सिचुएशन एनालिसिस, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं अपन। तो इन क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हो तो इनका कहना है कि आपको पता चलेगा कि आपका जो एनालिसिस है वो सही एरिया में जा रहा है या नहीं जा रहा है। पहला, इज करंटली अडॉप्टेड सिचुएशन एनालिसिस सिंपल एंड प्रैक्टिकल टू यूज, इज इट ईजी एंड क्लियर इवन फॉर आउटसाइड टू अंडरस्टैंड, इट इज़ फोकस्ड ऑन की फैक्टर विच आर इम्पैक्टिंग योर बिजनेस, एंड डज इट क्लियरली आइडेंटिफाई फ्यूचर गोल्स फॉर द बिजनेस। तो ये जो इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने अगर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ गया, मतलब इसका आंसर आप लिखो एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं आप कि ये सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैं मेरा खुद का आंसर आपको बताता हूँ कि अपने को कैसे पता चलेगा। ये तो ठीक है, बुक में लिखा है, नोट्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट एज अ बिजनेसमैन, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, या आप भी आगे जाकर बिजनेस करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे सिंपल है, आपका परफॉर्मेंस आप कंपेयर करते रहो। जैसे बड़े बड़े कंपनीज में होता है ना, लास्ट ईयर का डेटा इस साल से कंपेयर करते हैं, एंड हर एक एरिया में देखो अपन कहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं। ये एक तरीका है। सो परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन इज द मेजर फैक्टर। सेकंड, जब भी मार्केट में कोई चेंज होता है, एक्सटर्नल चेंज, उसको आप कितने इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको आप सस्टेन होना चाहिए। उसमें अगर आपकी कंपनी डैमेज हो रही है तो देन दिस एनालिसिस इज नॉट राइट। सो यू शुड बी एबल टू स्ट्रॉन्ग इवन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन एक्सटर्नल मार्केट। तो ये कैसे करेंगे, ये अगर आप कर सकते हैं, मतलब मार्केट में सडनली कुछ चेंजेस हो गए, तो उसको अपन कितना इजीली कंपनी में अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर इजीली अडॉप्ट कर पाए तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि ये एनालिसिस परफेक्ट अपन ने किया है एंड अपन उसके लिए रेडी है। तो ये मेरे दो आंसर्स हैं। चलो अभी बढ़ेंगे शॉर्ट और टॉस। ये सेम ही है, खाली वर्डिंग चेंज किया है। अभी शॉर्ट एनालिसिस क्या है, सबने पढ़ा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसका अपने को एनालिसिस करना है। एवरी मैनेजर इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन गोल and creating strategic plan that will guide a company to achieve its goal. For doing this, manager has to use variety of tools and method to make basis for decision making that includes SWOT and TOS analysis, which are closely related to brainstorming exercise. तो SWOT एनालिसिस क्यों करना है, बस एक ही लाइन में हाईलाइट करके रखो, टू अचीव कंपनीज गोल। अपन अपना जो गोल है, अपना जो मिशन है, जो विजन है, अपन उसकी तरफ बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, ये देखने के लिए
अपने को SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये थ्योरी सिंपल है। SWOT is a tool for strategic analysis of any organization which takes into account very important examination of internal as well as external environment. Strength internal, weakness internal, opportunity external, threat external. तो इसमें से 2 फैक्टर डील्स विथ योर इंटरनल एनवायरनमेंट, 2 फैक्टर डील्स विथ योर एक्सटर्नल। तो ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है एंड जो काफ़ी कंपनीज में किया जाता है, इवन इन अवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो वी कैन डू इट। एंड जो अपने वीकनेस के एरिया अपन उसके ऊपर काम करके इसको धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। ये नाम ध्यान में रखना। चलो SWOT का ये आपको पता ही है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स फील्ड एनालिसिस प्रोनाउंस बाय के लेविन इन 1950। बस पढ़ के छोड़ दो, ये MCQ के लिए आता है, बाकी इसमें दिमाग मत लगाओ, मेन थ्योरी पे अपने को दिमाग लगाना है। एंड टॉस जो है उसका रीअरेंजमेंट किया है SWOT का, तो कंसिडर एज अ व्हाट, मतलब क्या, देखो स्ट्रॉन्ग, अभी देखो क्या किया उन्होंने, स्ट्रेंथ SWOT, अभी हाँ दूसरा जो वर्ड है वो है TOWS। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं अपन पहले ये डायग्राम, ठीक है रहने दो, कोई आप लिखो मत, 2 मिनट रुको। तो पहले क्या होता था, अपन इस पहले स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, अभी ये उल्टा हो गया है। अभी न्यू जो मैनेजमेंट है, थ्रेट्स अपॉर्चुनिटी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, बस ये रीअरेंजमेंट किया। अभी रीअरेंजमेंट क्यों किया ये अपने को समझना है। सिर्फ पहले क्या होता था, अपन स्ट्रेंथ एंड पहले अपन, अच्छा देखो अभी पहले अपन इसका स्टडी करते थे, अभी उन्होंने बोला कि नहीं, और फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्टडी करते थे। बट एक्चुअली क्या है, वी कैन नॉट चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वी कैन चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट। इसलिए पहले अपने को आउटसाइड मार्केट का रिसर्च करना है, फिर अकॉर्डिंगली खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा। सो दिस इज द परफेक्ट दिस थिंग कि थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सब देखो मार्केट में। थ्रेट्स क्या है, न्यू कंपटीशन, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, मार्केट शेयर कम हो जाएगा, कॉस्ट मार्जिन बहुत कम है, दीज आर द थ्रेट्स। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटी की जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एग्जांपल, मैं टीचर हूँ, ओके, तो 4 साल पहले मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, करेक्ट। तो पहले इसके पहले तो पूरा हम लाइव बैच लेते थे, फेस टू फेस, तो उस समय ऑनलाइन हमारे लिए कुछ भी नहीं था। बट जैसे ऑनलाइन आ गया, हमारे लिए थ्रेट अराइज हो गया। क्या अराइज हो गया? थ्रेट। सो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बट ये अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। कैसे? पहले मैं खाली पुणे में 1000 बच्चों को पढ़ाता था, नाउ मैं पुणे उनको तो पढ़ा रहा हूँ, प्लस पूरे इंडिया में जितने बच्चे हैं उनके पास मैं पहुँच पा रहा हूँ। सो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है? कंपटीशन बढ़ जाएगा। पहले बच्चे यूट्यूब पे खाली विपुल सर को देखते थे, अभी 50 फैकल्टी को देखते हैं। सो ये थ्रेट है। तो ये देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी था। मैंने 2016 में ये भाप लिया था कि फ्यूचर इज़ ऑनलाइन, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, तो मेरे को फ़ायदा हो गया। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोविड में, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, ये रिकॉर्डिंग करना, ये सब मुश्किल जा रहा है। टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी इसमें, इतना आसान नहीं है। वो प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं जो बाद में रियलाइज़ होते हैं। सो इसलिए अभी ये करना ज़रूरी है। मतलब अगर इफ़ यू आस्क टुडे, अगर आज कोई टीचिंग फील्ड में आना चाहता है तो उसने पहले ऑनलाइन मार्केट में अपना नाम बनाना चाहिए, फिर उसको फेस टू फेस बच्चे मिलेंगे। ट्रेंड उल्टा हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पे अपने को जितने लोग जानेंगे उतना अपना फेस टू फेस से एडमिशन बढ़ेगा।
फेस टू फेस जानने वाले 100 लोग रहते हैं, यूट्यूब पे आपको लाखों लोग देखते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो वहाँ पे कंपटीशन भी है, तो मेरे को खुद को उतना स्ट्रांग बनाना है कि स्टूडेंट को मेरे प्रोडक्ट पसंद आने चाहिए, उनको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, अच्छे रिजल्ट आना चाहिए। तो इसलिए अभी जो नया मॉडर्न ट्रेंड है वो देखते हैं कि भाई बाहर देख, अंदर तो अपन बदल सकते हैं, अंदर का देख के बाहर नहीं बदल सकते, बाहर का देख के अपन अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है भाई, उनको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, तो नाउ इंटरनल थिंग्स हैव टू बी चेंज, इट मस्ट बी चेंज, आपको रेडी खुद को होना ही पड़ेगा वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए। मेरे पहचान के काफ़ी सारे फैकल्टी उन्होंने बोले हम पढ़ाई से 1 साल ब्रेक ले रहे, हमको ये ऑनलाइन जम ही नहीं रहा है, ना उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, थ्रेट है उनके लिए, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल तक बच्चे काफ़ी नए फैकल्टी को जानेंगे, फिर ये बंदा कितना भी स्ट्रांग हो उसको नाम बनाने के लिए अगेन उस समय बहुत टाइम लगेगा, तब तो बाकी कॉम्पिटिटर ऑल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये है, तो इसलिए ये दिस इज़ द परफेक्ट थिंग नाउ, तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि ये इंटरनल फैक्टर है और ये एक्सटर्नल है, करेक्ट ना। तो पहले आप बाहर देखो क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से लोग बाहर वाले अपने को बाहर वाले चेंज नहीं होंगे। ये कब हो सकता है, जब आपका प्रोडक्ट एप्पल जैसा हो, कि एप्पल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, करेक्ट ना, तो लोगों को उनका प्रोडक्ट चाहिए, उस केस में हो सकता है, बट आजकल मोनोपोली अच्छे करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये उल्टा एनालिसिस करना, उल्टा मतलब न्यू ट्रेंड है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, तो ट्रेंड में चीज़ें बदल जाती है, तो ये करना ज़रूरी है, एंड मैं भी मानता हूँ ये। Michael of Harvard Business Review says focusing on threats and opportunity first help productive discussion about what is going on in external environment rather than getting bogged down in abstract discussion about what is company is good or bad। हाँ, मतलब अपन कहाँ पे कमज़ोर है कहाँ पे अच्छे वो मत देखो, बाहर क्या चल रहा है, अपने को प्रोडक्ट वहाँ पे बेचना है ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट करना है वो देखो। तो अभी मेरा कोई बैड एरिया है वो अभी इंप्रूव नहीं किया तो चलने वाला है, बट मेरा प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम उस पर काम करेंगे। सो विल सेट प्रायोरिटी एंड जिस एरिया में चेंजेस करना जरूरी है अपन इसमें क्या करेंगे, अलग अलग चेंजेस करेंगे। दिस एनालिसिस वेरी सिंपल येट वैल्यूएबल टेक्निक विच एड्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एनालाइजिंग देम इनटू ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। करेक्ट। तो एक बार मेरे को थ्रेट्स पता चल गए कि थ्रेट क्या है, ऑनलाइन मार्केट, अपॉर्चुनिटी क्या है, पूरे इंडिया के बच्चे मेरे को जान सकते हैं। अभी इंटरनल क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ मतलब मेरे पास ये पूरा आईटी सपोर्ट है, वीकनेस जिनके पास आईटी सपोर्ट नहीं है, जिनको ये कैसे पढ़ाना, कैमरा देख के कैसे पढ़ाना है, सामने बच्चा नहीं रहेगा तो कैसे रिकॉर्डिंग करना है, बच्चों के क्वेरीज कैसे हैंडल करना है, ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कैसे होता है, ये पूरा सिस्टम कैसे सेट करना है, करेक्ट ना। तो ये भी चीज़ें हो जाती है, तो ये सब है। तो यही सही तरीका है कि पहले बाहर क्या चला हो देखो, उसके हिसाब से खुद को चेंज करो। सो मैं टोटली एग्री विद दिस थिंग से, कि देखो आपका कोई सुनता नहीं ना, मार्केट डिसाइड करता है कि आप कैसे बिहेव करोगे, करेक्ट ना। सो टॉस में वही होता है कि पहले ही वो बाहर का मार्केट चेक करते हैं, फिर अंदर से अपन अपने को चेंज करते हैं फिर, ठीक है। चलो नाउ 4 टॉस स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी यहाँ पे है ना एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बना के दिया कि बिजनेसमैन इसको कैसे फॉलो करे। देखो, SWOT एनालिसिस स्टार्ट विद इंटरनल एनालिसिस, टॉस मैट्रिक्स डज द अदर रूट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उल्टा एग्जैक्टली मैंने कहा दिया, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर एग्जाम फर्स्ट, देन टॉस मेक ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, ट्रेड ऑफ बता दो मैं क्या है। As we know, strength and weakness are internal factor and opportunities and threats are external factors. This trade-off is a point where 4 potential strategy drive their importance, and these strength, opportunity, weakness, opportunity, strength, threat, weakness, threat। हाँ देखो, तो उन्होंने क्या किया है, 4 स्ट्रेटेजी बना दी है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, थ्रेट, वीकनेस, थ्रेट। तो उन्होंने 2 चीज़ों को कलेक्ट किया है। मतलब देखो,
देखो पहला स्ट्रेटेजी है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है वीकनेस एंड थ्रेट, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, तीसरा है स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, एंड लास्ट बच गया वीकनेस एंड थ्रेट। मतलब इन्होंने स्ट्रेंथ को पहले अपॉर्चुनिटी से कंपेयर किया है, मतलब मर्ज किया है, वीकनेस को अपॉर्चुनिटी से मर्ज किया है, स्ट्रेंथ को थ्रेट से किया है, एंड वीकनेस को भी क्या किया है, थ्रेट से मर्ज किया है। तो ऐसे दो फैक्टरों ने कंबाइन किया। अभी ये कंबाइन क्यों किया उसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि इसलिए कंबाइन क्यों किया फैक्टर्स। सोचो क्या रीजन हो सकता है कि कंबाइन करने की जरूरत क्या है। चलो मैं बता दूं, ध्यान दो सब लोग। अच्छा ये एग्जाम में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो देखो दो फैक्टर्स यहाँ पे है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मतलब यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे ये दो कंपेयर हो रहे हैं, फिर ये कंपेयर हो रहा है और फिर ये कंपेयर हो रहा है। मतलब अपन स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट का एनालिसिस कर रहे हैं, वीकनेस का कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के साथ, वीकनेस का कर रहे हैं थ्रेट के साथ। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इसके पहले अपन चारों फैक्टर अलग अलग कंपेयर करते थे कि दीज आर माई स्ट्रेंथ, दीज आर माई वीकनेस, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट ना, एंड दीज आर द थ्रेड्स। पहले अपन चार फैक्टर अलग अलग देखते थे, दो फैक्टर इंटरनल, दो फैक्टर एक्सटर्नल। बट अभी नया जो फंडा है, नया जो ट्रेंड है, उसमें ऐसा माना जाता है कि एक का इम्पैक्ट दूसरे पे होता ही है। मतलब आपका जैसे स्ट्रेंथ अगर है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, और वैसे थ्रेड्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में लीडर वन हो सो देर इज़ अ मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ, मतलब ऑलरेडी टॉप पे हो सो देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रैबिंग मोर मार्केट, एंड प्लस यू हैव टू फेस मोर कॉम्पिटिशन। सो थ्रेड भी और अपॉर्चुनिटी भी है। जितना बिजनेस में बड़ा होता है ना, उसका प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, तो देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मोर। बट थ्रेड भी बढ़ता है क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ जाते हैं, करेक्ट ना। एंड अगर वीकनेस है तो वीकनेस अगर है तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो जाते, कम हो जाते हैं, एंड वीकनेस है तो थ्रेड्स भी आपके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे को इसको कंपेयर किया। ये उनका मानना है कि इसका इम्पैक्ट इस पे होगा, इसका इम्पैक्ट इसके होगा, इसका इम्पैक्ट इस पे होगा। तो ये दो कॉमन है, मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड, जिसका एक दूसरे पे इम्पैक्ट होगा ही होगा। ठीक है। तो अभी देखो लॉजिक लगाओ, जब मैं आपकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को मर्ज करूंगा सो नेचुरली आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, कि ये मेरी स्ट्रेंथ है एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, सो विल ग्रैब इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसओ, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज आर यूटिलाइज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज, टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज, ये यहाँ पे दिया है। Then weakness and opportunity, the organization find to overcome weakness and then take advantage of opportunities, therefore it mitigates weakness to exploit opportunities। हाँ, अब ये दोनों तरह से होगा। अगर कंपनी का वीकनेस ज़्यादा रहेंगे तो दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, बट इफ आई रिमूव ऑल दोज वीकनेसेस आई विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट मोर अपॉर्चुनिटी। तो ये दोनों तरफ काम करता है। स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, existing strength to overcome any potential threat, yes, ये नीचे चाहिए। and weakness and threat, weakness threat strategy are attempting to minimize any weakness to avoid possible threat, ठीक है ना। सो चलो तो एक बार अब रिवाइज करो, बताओ ये एग्जाम आने वाला है,
स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी का फायदा क्या है? टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी, देन स्ट्रेंथ एंड थ्रेट. सो स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी थ्रेट वी नीड स्ट्रेंथ. तो ये जो मैंने हाईलाइट किया आप पढ़ के रखना, ये एमसीक्यू में कंफर्म आने वाला है. आगे नाउ अभी टॉस में 4 स्ट्रेटेजीज दी है. पहला है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी. करेक्ट ना? नो व्हाट इज एग्रेसिव स्ट्रेटेजी? जहाँ पे अपन बोलते हैं ना कि अपन ओपन चैलेंज करते हैं कॉम्पिटिटर को कि आओ और हमसे कॉम्पीट करो, इसको बोलते हैं एग्रेसिव चैलेंजिंग. फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज मार्केटिंग के लिए भयंकर पैसा खर्च करती है, तो हम उसको बोलते हैं एग्रेसिव स्ट्रेटेजी. या उनका वो मार्केटिंग बहुत ज़ोरों से करती है, तो इट्स क्योंकि अभी आजकल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मार्केटिंग के लिए एग्रेसिव स्ट्रेटेजी मतलब वहाँ पे बजट कंपनी का बहुत ज़्यादा रहता है एंड दे डू एडवर्टाइज लाइक एनीथिंग. सो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी. ओके, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि वी शुड बी एट पार व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन. अपन कॉम्पिटिटर के पीछे नहीं होने चाहिए. कॉम्पिटिटर जितना पैसा खर्च करे मार्केटिंग में, वी शुड स्पेंड सिमिलर अमाउंट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी. अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जर्वेटिव मतलब टू बी ऑन सेफर साइड, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे. एंड डिफेंसिव स्ट्रेटेजी मतलब क्या? जैसे थे, मतलब ज़्यादा आगे जाके लड़ाई नहीं करना है वो. एंड लास्ट है डिफेंसिव स्ट्रेटेजी. ठीक है, चलो अपने पे एक पढ़ते हैं, मैंने आपको बताता हूँ. देखो अभी ये है अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ठीक है, नाउ ये अपने स्ट्रेंथ है और ये अपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज है. सो अगर आपके पास स्ट्रेंथ मैक्सिमम है तो वी कैन एक्सप्लॉइट ऑल द अपॉर्चुनिटीज. जैसे यहाँ पे ऊपर देखो लिखा था स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज. सो स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज आर ऑफन यूटिलाइज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी. वही पॉलिसी है, उसको बोलते हैं मैक्स एग्रेसिव पॉलिसी, कि अपने पास स्ट्रेंथ है तो उसको एक्सप्लॉइट करो. जैसे आईपीएल में होता है ना, जितने भारी बैट्समैन आपके पास है उतना आपके लिए स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है. सो इंटरनल स्ट्रेंथ इज मेरे बैट्समैन, क्योंकि जो पिच है वो बैटिंग पिच है, अपॉर्चुनिटीज़. सो और अपने पास सबसे बड़े बड़े बल्लेबाज है, क्रिस गेल अपने पास है, एबी डिविलियर्स है, तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ है. एंड अपॉर्चुनिटी क्या है? वो पिच वैसा है कि वहाँ पे मैक्सिमम रन होते हैं. सो दिस पीपल कैन डू वंडर, दे कैन स्कोर 250 रन्स. ऐसा टारगेट बना सकते हैं जो कोई अचीव नहीं कर सकता ईजिली. उसको बोलते हैं मैक्सी स्ट्रेटेजी. ठीक है, दूसरा था इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. करेक्ट ना? तो मैक्सी का मतलब क्या है? अभी मैक्सी हो गया ना अपना दोनों. अभी मैक्सी मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ अपने पास ज़्यादा है और एक्सटर्नल थ्रेट से मतलब ये जो स्ट्रेंथ है इस स्ट्रेटेजी से अपन क्या करेंगे? थ्रेट्स को कम करेंगे. क्योंकि देखो मेरे पास स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ और जो थ्रेट्स है उसको भी मैं ओवरकम कर सकता हूँ. करेक्ट ना? मतलब अगर मेरे पास टीम बहुत स्ट्रांग है एंड पिच बैटिंग का है, करेक्ट ना, तो वो टीम कितना भी अच्छा रहेगा बट हमारे टीम के पास स्ट्रेंथ क्या है? हमारा बैटिंग अच्छा है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अपन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. एंड थ्रेट को भी मैंने ओवरकम किया. वो टीम अच्छा है बट उनके पास अपने इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है. सो वी हैव बेटर बैट्समैन, तो जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो कम हो जाएगा. सो बाय यूजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ यू कैन एक्सप्लोर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैन मिनिमाइज एक्सटर्नल थ्रेट्स. दूसरा WO वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. मिनी मैक्सी मतलब क्या? अभी ये वीकनेस है ना अपने, अभी वीकनेस है तो अपने को strategies that minimize the weakness by taking advantage of opportunities. सो अपॉर्चुनिटी है और अपने पास वीकनेस भी है, तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेके हाउ वी कैन मिनिमाइज अवर वीकनेस. फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस ये चल नहीं रहा है ना, इंटरनल वीकनेस ड्यू टू XYZ रीजन.
but there's an opportunity to start another business and that can be done by me properly, so I'll start that business. So there is an opportunity. So मेरा जो internal weakness है मैनेजमेंट का, कंपनी का, that can be overcome by adding one more product. अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी मैं खाली एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ एंड जहाँ पे अपना इंटरनल अभी भी वीकनेस है, अपने इतने स्ट्रांग नहीं है, बट देयर इज अ वन मोर प्रोडक्ट इन द मार्केट जिसके लिए डिमांड अच्छा है एंड वो अपन बना सकते हैं। तो अगर मैं बनाऊँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा, तो मेरा वीकनेस जो है वो ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो टीम है वो इस प्रोडक्ट के लिए बेटर नहीं इतनी, बट नया जो प्रोडक्ट है उसके लिए बेटर है। सो दैट अपॉर्चुनिटी आई कैन एक्सप्लॉइट और यूज़ टू मिनिमाइज द इंटरनल वीकनेस। मतलब ये कैसे पढ़ना है, देखो अगर इंटरनल स्ट्रेंथ पावरफुल है तो विल यूज़ दिस स्ट्रेंथ टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटीज़, एंड वीकनेस है तो विल यूज़ दिस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी टू मिनिमाइज द इंटरनल वीकनेस। सो इसलिए मिनी मैक्स स्टडीज़ बोलते हैं। मिनी मतलब वीकनेस को कम करो, अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ। यहाँ पे दोनों मैक्स है, दोनों अच्छी चीज़ें, स्ट्रेंथ भी अच्छा और वीकनेस भी अपॉर्चुनिटी भी अच्छे है। देखो अभी मैक्स मिनी स्ट्रैटेजी, थ्रेड्स एंड करेक्ट ना, तो वही है इंटरनल स्ट्रेंथ अपने पास है जिससे अपने को थ्रेड्स को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये मैक्सी मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ, मिनी मतलब क्या, थ्रेड्स। ये तो ऑब्वियसली ना स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेंगे तो आप दोनों कर सकते हैं। एंड मिनी स्ट्रैटेजी मतलब क्या, वीकनेस भी है और थ्रेड भी है। मतलब इंटरनल हमारा एम्प्लॉय भी, मतलब हमारा मैनेजमेंट भी इतना स्ट्रांग नहीं है, वीकनेस कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कंपनी का, सो इंटरनल वीकनेस कुछ भी हो सकता है एंड थ्रेड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो अपन कौन एकदम ऐसा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो कि जिसमें वीकनेस भी कम हो और थ्रेड्स भी कम हो। तो बहुत ही अच्छा ये टेबल दिया है एंड इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% तय है। तो ये जो चारों, और उसमें से जो पहला स्ट्रैटेजी है मैक्सी मैक्स, उसको बोलते हैं एग्रेसिव स्ट्रैटेजी में जाना है। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में मिनी मैक्स, तो मिनी मैक्स में कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जाना है। देन मैक्स मिनी में कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी एंड मिनी में डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में आपको जाना है। ये सब उसमें दिया है। तो ये 4 स्ट्रैटेजी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, इसका मैं आपको डायग्राम बना के देने वाला हूँ। पहला एग्रेसिव है ना, ठीक है। देखो अभी आपको हॉरिजॉन्टल पेज लेना पड़ेगा या आप एक एक बनाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आई डोंट थिंक एक पेज में बैठ पाएगा, मेरा पेज बहुत बड़ा है इसलिए मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू, ये नाम आपको पढ़ना है, आपके हिसाब से कैसे प्रोनाउंस करना है आप देखो, ठीक है ना। The aggressive strategy consists maximum exploitation of synergy effect present between strong side of organization and opportunity generated by the environment. Correct ना? For example, Amazon का ऑनलाइन सेलिंग ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपनी था एंड ड्यू टू कोविड पूरा डिमांड, पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ Amazon, क्योंकि Amazon का ऑलरेडी इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रांग था, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑनलाइन में लीडर थे बिफोर कोविड, एंड कोविड आने से ऑनलाइन का डिमांड और बढ़ गया, तो उन्होंने इसको कैपिटलाइज किया। सर कैसे कैपिटलाइज किया बताता हूँ। कोविड के पहले अमेज़ॉन पे ना मतलब जितना मैंने देखा ग्रॉसरी वगैरह इतना नहीं मिलता था, बट ड्यूरिंग कोविड उनको रियलाइज हुआ कि लोग ग्रॉसरी वेजिटेबल्स भी ऑनलाइन लेने लगे हैं, सो दे एडेड दोज प्रोडक्ट। सो ड्यूरिंग कोविड दे हैव एडेड न्यू प्रोडक्ट टू एक्सप्लॉइट देयर इंटरनल स्ट्रेंथ, क्योंकि वो पता है कि उनका ब्रांडिंग ऑलरेडी है। सो द मोमेंट दे एडेड न्यू प्रोडक्ट्स, इमीडिएटली उसका सेल आना स्टार्ट हो गया। तो यह है मैक्सी स्ट्रैटेजी। इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट। स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन का मतलब है नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करो या डाइवर्सिफाई करो।
Therefore, maxi refers to organization within which synergy effect is present and opportunities are dominating in the environment. It consists of strong expansion and development which with the maximum application of strength and available opportunity. ठीक है. Consist of synergy effect, उसके बाद बस ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. कंसिस्ट ऑफ सिनर्जी इफेक्ट, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है अपना, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज. एंड इसको क्या बोलते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है, मैक्सी मैक्स. तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है मैक्सी स्ट्रेटेजी. तो आई थिंक दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लर्न करना है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ये स्पेसिफिक वर्ड पूछने वाले आपको, तो उसको अच्छे से लर्न करना है. इट कंसिस्ट ऑफ सिनर्जी इफेक्ट, स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड मैक्सी मैक्स. Conservative strategy, max mini. It is present in this organization where with high internal potential it undergoes unfavorable system of external condition or threats. मतलब इंटरनली वो स्ट्रांग है, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छे है, बट एक्सटर्नल कंडीशंस उनके फेवर में नहीं है एंड थ्रेट्स ज़्यादा है. तो वो है द थ्रेट्स नीड्स टू ओवरकम विद द यूज ऑफ स्ट्रेंथ. द कॉम्पिटिटर शुड, एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर शुड बी ब्रॉट एंड इट शेयर्स टेकन ओवर. मतलब एग्जाम्पल लिया है. हाँ, मतलब अपने पास पैसे बहुत है, एग्जाम्पल एज्यूम करो कंपनी एक है जो कैश रिच है, बहुत पैसा है, स्ट्रेंथ है, लेकिन उनका मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं है. तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो बेस्ट कंपनी उसको खरीद डालो, ऑटोमेटिक वो आपका स्ट्रेंथ, आपका शेयर बढ़ जाएगा. तो ये है मैक्स मिनी. स्ट्रेंथ अच्छे है लेकिन थ्रेट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, सो इसको बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव स्ट्रेटेजी. लिख दो. कॉन्जर्वेटिव स्ट्रेटेजी इधर अपन ने पढ़ा था ना, मैक्सी मिनी स्ट्रेटेजी. देखो मैक्सी मिनी स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी यूजेस स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाई इंटरनल पोटेंशियल बट अंडरगोज अनफेवरेबल सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस. हाई इंटरनल पोटेंशियल एंड, उसे लिख दो unfavorable external conditions. ठीक है.
एक बहुत स्ट्रांग और एक बहुत वीक है। तो कंजर्वेटिव मतलब टू बी ऑन सेफर साइड, मतलब कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू टेक मोर रिस्क। इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? मैक्स मिनी स्ट्रेटेजी। यू के लिखो क्योंकि एग्जाम में आने वाला है कि मैक्सी मैक्स स्ट्रेटेजी मतलब एग्रेसिव, मैक्स मिनी मतलब कंजर्वेटिव, तो ये भी लिख के रखो, मतलब आपको एक चार्ट में पूरा प्रॉपर कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मिनी मैक्स। इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वीकनेस डोमिनेट ओवर स्ट्रेंथ टिल देयर आर अपॉर्चुनिटीज प्रिविलिंग इन द एनवायरमेंट। देखो क्या लिखा है, वीकनेस मिनी मतलब पहला कम है, डोमिनेट द स्ट्रेंथ स्टिल देयर आर, हाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज है बट वी आर ड्यू टू वीकनेस वी आर नॉट एबल टू करेक्ट इट। सो ये देखो मिनी मैक्स। तो आपको ऐसे स्ट्रेटेजी बनाने पड़ेंगे जिससे आपका वीकनेस कम हो एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा कंपनी है जहाँ पे इंटरनल वीकनेस है, मतलब इंटरनल वीकनेस कुछ भी एनीथिंग, फिनेंस का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट खराब है, पॉलिसी बेकार है, सिस्टम नहीं है कंपनी में, कोई एन नंबर ऑफ इश्यूज कैन बी देयर, बट देयर इज वन अपॉर्चुनिटी जो अपन ग्रैब कर सकते हैं जिससे अपन अपने कंपनी को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो ये वो स्ट्रैटेजी है। सिर्फ मार्केट में हर एक चीज़ अपने लिए खराब नहीं रहती, कोई ना कोई चीज़ रहती है जहाँ पे अपन अच्छा कर सकते हैं, वो अपने को समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए बेटर है, राइट। लाइक दिस आई एम डूइंग वन जॉब जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, बट मेरे को अगर रियलाइज हो कि नहीं ये मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, वो है। सो तो लिखो इंटरनल वीकनेस, द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कंसिस्ट इन एलिमिनेशन ऑफ वीक साइड्स ऑफ कंपनी ऑपरेशन। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एलिमिनेशन करना है वीक साइड का एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेंथ थ्रू मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी दैट सपोर्ट डेवलपमेंट। चलो तो नेक्स्ट मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसमें आप लिख दो इसमें एक मिनट रुको अपन, मिनिमाइज वीकनेस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, ये वहाँ पे लिखा है। ये उसका मतलब वही है कि मिनिमाइज करो आप। ये है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, मतलब सब कुछ ही खराब है, मिनी मिनी स्ट्रेटेजी मतलब पूरा, मतलब कुछ स्ट्रेंथ भी नहीं है और कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। देखो, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट इट इज डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे अभी कोविड की वजह से काफ़ी बिजनेस बंद थे, तो इस स्ट्रेटेजी से मिनी मिनी
होटल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, बिग प्रॉब्लम, करेक्ट ना? वही है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो चुका था फॉर सर्टन बिजनेस। इवन हेयर सलून भी 6 महीने बंद थे, बेचारों को तकलीफ हो गई, तो उस समय सभी बिजनेसमैन एक्चुअली चले गए थे स्ट्रैटेजी में, ठीक है। ठीक है, लिख लो। तो बस इतना पढ़ के जाना है, मोर देन इनफ। चलो, चलो लास्ट एक केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं। अभी इसका देखो, एप्पल के लिए दिया है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड आपको फिर उसके बेसिस पे उनको स्ट्रैटेजी डेवलप करके देना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी उनके लिए बेटर होगा। स्ट्रेंथ क्या है? मार्केट लीडर इन एरिया प्रोडक्ट एंड सर्विस, हाईली स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, सवाल ही नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इनोवेटिव है, हाई प्रॉफिट मार्जिन, लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस, ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट नॉट प्राइस कॉम्पिटिटिवली, कि प्रोडक्ट बहुत महंगे उनके हैं। थिन प्रोडक्ट रेंज, हाँ ज़्यादा उनके प्रोडक्ट नहीं, बट जो है वो बेस्ट है। प्रोडक्ट इनकम्पेटेबल विद अदर ब्रांड्स, यस एप्पल में काफ़ी सारे, इवन हम लैपटॉप यूज़ करते हैं एप्पल के, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट नहीं चलते क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। एप्पल का कंपेटेबिलिटी का बहुत इशू है, इसमें वन नोट नहीं चलता, अभी सब चलता है बट इनिशियली उसके कनेक्टर अलग रहते हैं, उसका प्रोजेक्टर का रेजोल्यूशन अलग रहता है, पूरा उसका सिस्टम अलग रहता है। अपॉर्चुनिटीज, राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, थ्रेट्स, एलिवेटेड कॉम्पिटिशन, राइज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, ये उनके लिए थ्रेट्स है, ये दिया है। तो अभी आपको ये टेबल मैंने बना के दिया है कि उनके स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को क्लब किया अपन ने, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी को क्लब किया है, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स को क्लब किया है, एंड वीकनेस एंड इसको क्लब किया है। सो उन्होंने क्या करना चाहिए वो दिया है, आप उसको एक बार पढ़ लो, एकदम सिंपल है, क्योंकि आपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। सो इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज की बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन्होंने कैसा मैट्रिक्स बनाया है, कंपनी के लिए क्या किया है, करेक्ट ना? तो देखो, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे क्या बोला है, यूज स्ट्रेंथ टू कैपिटलाइज ऑन द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, यूज ब्रांड नेम टू डाइवर्सिफाई डेवलप पार्टनरशिप विद अदर ब्रांड बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपेटेबिलिटी फीचर्स, करेक्ट ना? स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स क्या है, यूज स्ट्रेंथ टू कॉम्बैट थ्रेट, कंट्रोल कॉस्ट टू बीट कॉम्पिटिटर, फोकस ऑन कल्चरल चेंज। हाँ, मतलब उन्होंने कॉस्ट कम करना चाहिए, उनका कॉस्ट बहुत महंगा है। अभी कॉम्पिटिटर ने अगर सस्ते दाम में उतने ही फीचर्स दिए तो लोग शिफ्ट हो सकते हैं, तो उनको करना ही पड़ेगा। भले अभी कोई कंपटीशन नहीं है, बट जैसे सैमसंग है, उन्होंने अगर इतना बेटर फोन बनाया है कि एप्पल के सब फीचर है उतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड अगर लोगों का कॉस्ट बच रहा है तो पीपल माइट टर्न। ओवरकम वीकनेस टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्ट मिडिल क्लास कस्टमर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, यस वीकनेस क्या है,
कॉमन मैन के लिए एप्पल का फ़ोन लेना मतलब बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि बहुत महंगा रहता है, 60, 70, 80,000 के ऊपर रहता है। तो उनके लिए मार्केट सेगमेंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इतने महंगे लेने मोबाइल फ़ोन कम रहते हैं। 10,000 का लेने वाले करोड़ लोग रहते हैं, बट 1 लाख का फ़ोन लेने लोग कम रहते हैं। तो ये उनके लिए मार्केट एक्सप्लोर करना एक चैलेंज है। रिड्यूस वीकनेस टू कॉम्बैट थ्रेट्स, तो वही दिया है। कॉस्ट कम करो, इन सिंपल वर्ड्स क्या बोला है यहाँ पे, एप्पल ने क्या करना चाहिए, कॉस्ट कम करके सस्ते प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि उनको कंपटीशन का मतलब बाकी जो लोग हैं वो उनको थ्रेट ना हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन रुकते हैं, एंड फिर बाकी का अपन सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।